बहुत समय पहले की बात है। स्वर्गलोक में मोहिनी नाम की अप्सरा रहा करती थी। मोहिनी अपने नाम की ही तरह किसी का भी दिल मोह लेने जैसी काया के साथ पैदा हुई थी। वो दिखने में अत्यंत खूबसूरत थी। फिर ऐसे ही एक दिन जब मोहिनी अपने कक्ष में बैठी होती है, तभी सुंदरी नाम की एक अप्सरा मोहिनी के पास आती है और कहती है, मोहिनी, देवराज ने बुलाया है और वो भी जल्दी, इसलिए बिना देर लगाए जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं इस पूरे स्वर्ग लोक बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे सुंदर अप्सरा हूँ। मेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर भी देवराज मुझ पर अपना हक जताते रहते हैं। कह दो उनसे आज मेरा नृत्य करने का मन नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो? अगर मैंने उनसे ऐसा कहा तो वो गुस्सा हो जाएंगे। वो तुम्हारे इतने नखरे नहीं झेलेंगे। मैंने पहले ही कहा है, इस स्वर्ग लोक की सबसे सुंदर अप्सरा हूँ और मुझे सबसे सुंदर नृत्य भी आता है। मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और मुझ जैसी सर्वश्रेष्ठ अप्सरा के थोड़े बहुत नखरे तो देवराज को झेलने ही पड़ेंगे। ये सब सुनने के बाद सुंदरी वहाँ से चली जाती है और देवराज को मोहिनी के द्वारा कही गई बात बता देती है। ये सुनकर देवराज क्रोधित हो जाते हैं। मोहिनी को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड हो गया है, तभी वो हमारे आदेश को प्रार्थना की तरह समझ रही है। सिपाहियों, जाओ और अभी के अभी मोहिनी को बंदी बनाकर यहाँ ले आओ। इसके बाद सिपाही जाकर मोहिनी को बंदी बना लेते हैं। मोहिनी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर जैसे ही वह स्वर्गलोक की सभा में पहुँचती है तो देवराज का गुस्से से लाल चेहरा देखकर वो समझ जाती है। लेकिन फिर वो उनसे कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझ जैसी नाजुक और खूबसूरत अप्सरा के हाथों में आपने बेड़ियां डलवा दी। क्या ये सही है? क्या तुमने जो किया वो सही था? तुम जानती भी हो आज हमारे मेहमान इस स्वर्गलोक की सभा में पधारे थे, इसलिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया था। लेकिन तुमने यहाँ न आकर केवल हमारा अपमान नहीं किया बल्कि उनका भी किया है। मैं इतनी खूबसूरत हूँ, थोड़े बहुत तो नखरे तो आपको झेलने ही होंगे। और वैसे भी आप तो जानते हैं कि मेरे जैसी खूबसूरती हर किसी के पास नहीं होती और जो औरत खूबसूरत नहीं होती उसे कोई प्यार और सम्मान नहीं देता। लेकिन जिसके पास खूबसूरती है वो चाहे कुछ भी कर ले, सब उसे प्यार करते हैं। ये तुम्हारी गलतफहमी है। प्यार तो जो लोग काले हैं, बदसूरत हैं, उन्हें भी मिलता है। उन्हें भी लोग प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है। तुम्हारी गलतफहमी को दूर करने के लिए और तुम्हें दंड देने के लिए मैं तुम्हें एक काली और बदसूरत लड़की के रूप में बदल रहा हूँ और तुम्हें पृथ्वी लोक भेज रहा हूँ। जब कोई पृथ्वीवासी तुम्हारे इस रूप के साथ तुम्हें अपनाएगा तो तुम अपने पहले वाले रूप यानी अप्सरा के रूप में वापस आ जाओगी। उम्मीद करता हूँ पृथ्वी लोक का ये सफर तुम्हारे लिए एक सबक के रूप में साबित हो। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। परंतु देवराज मोहिनी की एक नहीं सुनते और उसे एक काली और बदसूरत लड़की के रूप में बदल देते हैं और उसे पृथ्वीलोक भेज देते हैं। मोहिनी जैसे ही अपनी शक्ल शीशे में देखती है तो चिल्ला उठती है। उसे अपना ये रूप बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर वो पृथ्वीलोक पर इधर उधर भटकने लगती है। 2 दिन इधर उधर भटकने के बाद उसे बहुत तेज भूख लगना शुरू हो जाती है, इसलिए वो खाने की दुकान पर जाती है। भाई साहब, कृपया करके मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। चली जा यहाँ से अपनी बदसूरत शक्ल लेकर। एक तो इतनी गंदी शक्ल है, ऊपर से जेब में पैसे नहीं है और बड़ी आई है मुझसे खाना मांगने। मोहिनी कुछ और दुकान पर जाती है, पर हर जगह उसके साथ यही व्यवहार होता है। वो इन सब से काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, इसलिए वो अपनी जान लेने की सोच लेती है और गाड़ियों से भरी सड़क पर आ जाती है। लेकिन तभी मोहन नाम का एक लड़का मोहिनी को उन गाड़ियों के बीच से निकालकर सड़क के किनारे पर ले आता है। तुम पागल हो गई हो क्या? जानती भी हो अगर तुम थोड़ी देर वहाँ और रुक जाती तो तुम्हारी जान चली जाती। मोहिनी आंखों में आंसू लिए कहती है, तो अच्छा ही होता, मैं मरना ही चाहती थी। वैसे भी इस बदसूरत शक्ल के साथ जीना संभव नहीं है। हर कोई मुझे दुत्कार कर भगा देता है। कोई मुझसे प्यार नहीं करता और करेगा भी क्यों? मैं इतनी बदसूरत जो हूँ। जिंदगी में चाहे जो भी परेशानी आए, लेकिन अपनी जान दे देने से कुछ भी ठीक नहीं हो जाता। मैंने 4 दिन से खाना नहीं खाया है। अगर मैं यहाँ नहीं आती तब भी मैं मर ही जाती। ठीक है, तो मेरे घर चलो। मेरे घर चलकर आराम से खाना पीना कर लो। उसके बाद तुम्हें जो करना है कर लेना, तुम्हारी मर्जी। मोहन जानता था कि मोहिनी को अभी समझाना संभव नहीं है, इसलिए वो उसे ये बात कहकर अपने घर ले जाता है। मोहन के घर पर उसकी बूढ़ी माँ खाना बना रही होती है। अरे मोहन,
तू मजदूरी करके आ गया। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। और तेरा ठेकेदार तुझे समय पर खाना खाने भेजता क्यों नहीं है? खाने का समय दिन में होता है, वो तुझे शाम को भेजता है। माँ, मैं किसी को अपने साथ लाया हूँ। ये बहुत भूखी है, आप इसे कुछ खाने को दे दीजिए। आओ बेटा, यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। इसके बाद मोहिनी की माँ मोहिनी के लिए एक प्लेट में खिचड़ी और अचार निकाल कर ले आती है और उसे देते हुए कहती है, ये लो बेटा, इसे खा लो, तुम्हारा पेट भर जाएगा। हाँ, खा लो, मेरी माँ के हाथ की खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट होती है। हे भगवान, ये कैसा खाना है? इससे अच्छा खाना तो स्वर्ग लोक में हमारी दासियों को मिलता था, लेकिन जब पेट भरना है तो इसे खाना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर मोहिनी मुंह बनाते हुए वो खाना खाना शुरू करती है और फिर खाते खाते उसे वो खिचड़ी अच्छी लगने लगती है। जैसे ही वो खाना खत्म करती है, मोहन की माँ मोहिनी के पास आती है और कहती है, बेटा मोहिनी, मोहन ने मुझे तुम्हारे बारे में सारी बात बताई। देखो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो। मैं जानती हूँ ये झोपड़ी ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन तुम यहाँ रह सको इतनी जगह यहाँ पर है। अरे, इससे बड़ी तो स्वर्ग लोक में मेरे कपड़ों की अलमारी होती थी। और हाँ, अगर तुम्हें लग रहा है कि हम तुम पर कोई एहसान कर रहे हैं तो ऐसा मत सोचना। तुम चाहो तो मेरे कामों में मेरी मदद करा सकती हो। हाँ, अब तुम एक स्वर्ग लोक की अप्सरा से काम करवाओगी। हद है, कहाँ फंस गई मैं। अब कुछ दिन इसी तरह बीतने लगती हैं। मोहिनी मोहन की झोपड़ी में ही अपने दिन बिताने लगती है। मोहन की माँ का स्वभाव बहुत ही ज्यादा अच्छा था। वो हर दिन मोहिनी को अच्छी अच्छी बातें सिखाती थी और धीरे धीरे मोहिनी का दिल पिघलने लगता है और वो मोहन की माँ से बड़े ही प्यार से बात करने लग जाती है। अरे अम्मा, आप झाड़ू लगाने क्यों गई? रुको, मैं लगा देती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, मैं कर लूंगी, तू बैठकर खाना खा ले। नहीं, मैं ये कर देती हूँ, फिर दोनों साथ बैठकर खाएंगे। काम खत्म करने के बाद मोहिनी और मोहन की माँ साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी मोहन की माँ कहती है, मोहन ने कहा है कि वो आज काम से जल्दी आने वाला है, इसलिए हम लोग आज बाजार घूमने जाएंगे। तुझे यहाँ आए हुए कितना समय हो गया है, लेकिन हम तुझे कहीं बाहर नहीं ले गए। लेकिन तू चिंता मत कर, आज हम अच्छे से बाजार घूमेंगे। इसके बाद कुछ ही देर में मोहन आ जाता है और फिर वो सभी लोग बाजार घूमने चले जाते हैं। वो लोग बाजार में घूम ही रहे होते हैं कि तभी मोहिनी की नजर एक लहंगे की दुकान पर जाती है और फिर एक बहुत ही सुंदर लहंगे पर उसकी नजर टिक जाती है। ऐसा लहंगा पहने हुए कितना समय हो गया। स्वर्ग लोक में तो हर समय में ऐसे ही कपड़ों में सजी रहती थी। मोहिनी इतना कह ही रही होती है कि तभी वहाँ पर मोहन की माँ आ जाती है। क्या हुआ मोहिनी, तू यहाँ रुक क्यों गई? चल आगे चल, बाजार बहुत बड़ा है। इसके बाद मोहिनी आगे चली जाती है और फिर वो लोग बाजार घूमकर कुछ खा पी कर घर लौट आते हैं। फिर रात को जब मोहिनी सोने जा रही होती है, तभी मोहन की माँ मोहिनी के पास आती है और उसे एक थैला पकड़ाते हुए कहती है, ये ले बेटा, इसे रख ले। ये क्या है अम्मा? मोहिनी, ये वही लहंगा है जो तुझे बाजार में पसंद आया था। लेकिन इतना महंगा लहंगा लेने की क्या जरूरत थी? ये सब तो तू मोहन से पूछ, उसी ने तेरे लिए ये लहंगा लिया है। कह रहा था कि तुझ पर बहुत अच्छा लगेगा। मोहिनी सीधा मोहन के पास जाती है। आपने मेरे लिए इतना महंगा लहंगा क्यों लिया? आपके बहुत पैसे खर्च हो गए होंगे, और वैसे भी ये लहंगा मुझ पर अच्छा नहीं लगेगा। ये लहंगा किसी खूबसूरत लड़की पर अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है मोहिनी, तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। और हाँ, अब मैं और नहीं छुपा सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा ये भोलापन मुझे बहुत पसंद है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मोहन की ये बात सुनकर मोहिनी पूरे तरीके से हैरान रह जाती है और मोहन के इस सच्चे प्यार के इजहार के बाद मोहिनी वापस से अपने अप्सरा वाले रूप में वापस आ जाती है और समय वहीं रुक जाता है। इसके बाद देवराज वहाँ प्रकट हो जाते हैं। देखा मोहिनी, अगर प्यार सच्चा हो तो वो रंग रूप कुछ नहीं देखता, बस इंसान की अच्छाई और सच्चाई देखता है। खैर, अब तुम अपने असली रूप में वापस आ गई हो और तुम्हें सबक भी मिल गया है, इसलिए तुम स्वर्गलोक वापस आ सकती हो।
सच में देवराज, आपने बिल्कुल सही कहा था। एक बदसूरत इंसान को भी प्यार मिल सकता है, बस उसके अंदर की भावना अच्छी होनी चाहिए। और हाँ, अब मैं स्वर्ग लोक वापस नहीं आ सकती। मैंने यहीं अपना स्वर्ग ढूंढ लिया है और कृपया करके मुझे पहले जैसी बदसूरत लड़की बना दीजिए। मैं उसी में बहुत खुश हूँ। देवराज ज्यादा बहस नहीं करते और मोहिनी को वापस जैसी बदसूरत लड़की बना देते हैं। देवराज के जाने के बाद समय वापस से चालू हो जाता है और मोहिनी मोहन से कहती है, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ मोहन। तुम सच में एक बहुत ही अच्छे इंसान हो और हाँ, तुमसे शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ। इसके बाद कुछ ही दिनों में एक छोटे से मंदिर में दोनों की शादी हो जाती है और मोहिनी मोहन के साथ रहकर अपना आगे का जीवन पृथ्वीलोक पर हंसी खुशी से बिताती है। खुशीपुर नाम के गांव में 4 अनाथ बहनें अंजलि, शिवानी, पूर्वी और दिशा रहती थी। वो चारों बहनें बहुत खूबसूरत थी और साथ ही उनके बाल भी लंबे काले घने थे। अंजलि नौकरानी का काम करती थी और घर का गुजारा करती थी। हमेशा की तरह अंजलि काम पर जा रही थी। शिवानी, मैं काम पर जा रही हूँ, तुम घर का दरवाजा अंदर से लगा लो, कोई बाहर से आए तो बिना पूछे खोलना मत। दीदी, कभी कभी मुझे ये सोचकर बहुत बुरा लगता है कि हम तीनों आपकी कोई मदद नहीं कर पाते हैं। अभी तुम तीनों छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तब काम में मेरी मदद करना। लेकिन दीदी, आप अकेले ही घर का गुजारा करती हो, ये देखकर मैं बहुत दुखी होती हूँ। आप जहाँ काम करने जाती हो वो हमारे घर से बहुत दूर है और आप इतना लंबा सफर पैदल तय करती हो। आप हमारे लिए बहुत मेहनत करती हो। इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। लेकिन दीदी, आप हमारे गांव में ही आसपास काम देख लो, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है। हमारे गांव वाले हमारी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। गांव वाले काम के बदले मुझे बहुत कम पैसे देते थे, इसलिए मैंने दूसरे गांव में काम देख लिया। वहां मुझे थोड़े ज्यादा पैसे मिलते हैं। अब मैं चलती हूँ, अगर देर हो गया तो मालकिन बहुत गुस्सा करेगी। उसके बाद अंजलि काम पर चली जाती है। उस दिन अंजलि को काम पर आने से देर हो जाता है क्योंकि उसके मालकिन के घर में किसी का जन्मदिन था। अंजलि को रात को घर आते हुए देख उसके पड़ोस की आंटियां आपस में बात करने लगती है। अरे देखो देखो सावित्री, सुबह की गई हुई लड़की अंधेरी रात को वापस आ रही है। इसकी तो बाकी की 3 बहनें भी बहुत शरारती हैं। अरे बड़ी बहन बिगड़ैल है तो छोटी बहनें तो बिगड़ैल होगी ही। सही कह रही हो बहन। एक तो ये चारों बहनें अपने माँ बाप को निगल गईं और अब उनके जाने के बाद इनके चेहरे पर जरा सा भी दुख नजर नहीं आता। चारों की चारों तो इधर उधर आवारागर्दी करती रहती है। चारों बहनें अपनी हरकतों की वजह से हमारे गांव का माहौल खराब कर देंगी। अंजलि उन दोनों की ये घटिया बातें सुन लेती है। वो उनके पास जाती है और कहती है, आंटी, आप दोनों हम बहनों के बारे में कैसी भद्दी बातें कर रही हो। शुक्र मना कि अभी तक सिर्फ बात कर रहे हैं। अगर एक बार भी मुखिया जी को बोल दिया तो धक्के मारकर तुम चारों बहनों को गांव से बाहर निकाल देंगे। अरे सावित्री, धमकी क्या दे रही है। चल, अभी हम सब गांव वाले मिलकर मुखिया जी के पास जाते हैं। और हाँ, तू भी अपनी बहनों को लेकर वहाँ आ जाना। गांव वाले उन दोनों के बहकावे में आकर मुखिया जी के पास जाती हैं। थोड़ी देर बाद अंजलि अपनी बहनों के साथ वहाँ जाती है। मुखिया जी, ये चारों बहनें बहुत बिगड़ैल हैं। इनकी वजह से हमारे गांव का माहौल खराब है। नहीं मुखिया जी, हम कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं। मैं तो सुबह काम करने जाती हूँ और अपने घर का गुजारा करती हूँ। सुबह काम करने जाती है और रात को आती है, तब तक इसके पीछे से इसकी बहनें आवारागर्दी करती हैं। मेरी बहनें घर से बाहर नहीं निकलती है। कितनी झूठी मक्कार लड़की है। अरे क्या पता तू पड़ोस वाले गांव में नौकरानी का काम करने जाती है या कुछ और। कुछ बताती भी तो नहीं है किसी को। मुखिया जी, आपको तो पता ही है बिन माँ बाप के बच्चे कितने बिगड़ैल होते हैं। हम नहीं चाहते कि इन बहनों की वजह से हमारे बच्चे बिगड़े, इसलिए इन चारों को इस गाँव से बाहर निकाल दो। गांव वालों की बातों में आकर मुखिया चारों बहनों को गांव से बाहर निकाल देता है। चलते चलते अंजलि की छोटी बहन उससे कहती है, दीदी, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसे वहाँ पर बोला जा रहा था। बिना किसी गलती के हमें हमारे ही घर से बाहर निकाल दिया गया है। घर की तो छोड़ो, हमें तो गाँव से ही बाहर निकाल दिया है। पूर्वी, हमारे मम्मी पापा नहीं है ना, इसलिए हमारे साथ ये सब हो रहा है। उन लोगों ने बड़ी चालाकी से हमें गाँव से बाहर निकाला है।
तभी सामने बहनों को घना जंगल दिखाई देता है। अभी हम इस घने जंगल में छुप जाते हैं, कल सुबह हम दूसरे गांव चले जाएंगे। चारों बहनें जंगल चली जाती है। उसी जंगल के पेड़ पर एक डायन बैठी हुई थी। चारों बहनों को देखकर डायन बहुत खुश होती है। एक साथ चार शिकार, इन चारों को बलि देकर अपनी सालों की शक्ति को सिद्ध करूंगी। उसके बाद डायन चारों बहनों के सामने आ जाती है। उसे देखकर वो सभी बहुत डर जाती हैं। दीदी, ये तो बहुत खतरनाक लग रही है। दीदी, हमें बचाओ। अरे ओ चवन्नी, खड़ी रह, ज्यादा चै चै मत कर। उसके बाद डायन दिशा की तरफ बढ़ने लगती है। डायन को दिशा की तरफ बढ़ता हुआ देख अंजलि बहुत सारे पत्थर उठाती है और डायन के ऊपर फेंक देती है। एक साथ बहुत सारे पत्थर से हमला होने की वजह से डायन को बहुत चोट आती है और वो घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। डायन को तड़पता हुआ देख अंजलि को उस पर दया आ जाती है। वो जंगल से जड़ी बूटी तोड़कर डायन की चोट पर लगा देती है। तभी डायन खड़ी होती है और एक परी का रूप ले लेती है। दरअसल वो डायन थी ही नहीं, वो तो एक परी थी जो चारों बहनों की परीक्षा ले रही थी। आप तो परी हो, लेकिन डायन? मैं डायन नहीं हूँ। जंगल में कोई भी आधी रात को आता है तो मैं उसकी परीक्षा इसी तरह लेती हूँ। मैंने अक्सर देखा है कि लोग अपने सगे संबंधी को छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन तुमने अपनी बहन को बचाने के लिए खतरनाक डायन पर हमला कर दिया। तुम चारों बहनों की एकता और प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम चारों बहनें इस घने जंगल में क्यों आई? परी, हम चारों बहनों के चरित्र पर सवाल उठाकर हमें गांव से बाहर निकाल दिया गया है। हमारे माता पिता नहीं है, इसलिए गांव में हमेशा हमारे साथ यही होता है। पहले तो गांव में मुझे किसी ने काम नहीं दिया और जो दे भी रहे थे वो बहुत कम पैसों में दे रहे थे। जब मैंने दूसरे गांव में काम ढूंढ लिया तो मेरे आसपास की आंटियां हमसे जलने लग गई। हम कल सुबह होते ही दूसरे गाँव चले जाएंगे, लेकिन रात भर हम इस जंगल में रुकने आए थे। तुम बहनों के साथ बहुत बुरा हुआ। मैं तुम चारों बहनों के साधारण बालों को गोल्डन बालों में बदलने की शक्ति प्रदान करती हूँ। जैसे ही तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो तुम अपने बालों को कहना कि मेरी साधारण बाल बन जाओ गोल्डन के बाल। गोल्डन बाल बनने के बाद तुम चारों बहनें जो चाहो अपनी इच्छा पूरी करवा सकती हो, लेकिन एक बार में एक ही इच्छा पूरी हो सकती है। परी, मुझे अच्छे से समझ नहीं आ रहा। मतलब कि तुम चारों बहनों के बालों में गोल्डन होने की शक्ति होगी, लेकिन तुम चारों बहनें एक बार ही कोई अपनी एक एक इच्छा पूरी कर सकती हो। उसके बाद परी चारों बहनों के बालों पर अपनी जादुई छड़ी घुमा देती है। चारों बहनें अपने गांव में वापस चली जाती है और अंजलि बोलती है, मेरे साधारण बाल बन जाओ गोल्डन के बाल। उसके बाद अंजलि के साधारण बाल गोल्डन के बाल बन जाते हैं। गोल्डन के बाल, हम सबको रहने के लिए एक घर चाहिए। वहाँ पर एक बड़ा आलीशान घर बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद अंजलि के बाल साधारण बन जाते हैं। शिवानी कहती है, मेरे साधारण बाल बन जाओ गोल्डन के बाल, और हमें घर चलाने के लिए चाहिए एक फल की दुकान। उनके घर के पास ही एक बड़ा सा फल की दुकान बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद शिवानी के बाल भी साधारण हो जाते हैं। फिर तीसरी बहन पूर्वी कहती है, मेरे साधारण बाल बन जाओ गोल्डन के बाल, और हमें चाहिए बहुत सारा राशन। उनके घर में बहुत सारा राशन आ जाता है। इस तरह 3 इच्छा पूरी हो जाती है। अब आखिरी की एक इच्छा बची थी, वो थी दिशा की इच्छा। दिशा, तुम्हारी क्या इच्छा है? दीदी, हमारे पास घर हो गया, दुकान हो गई और राशन भी आ गया, इसलिए मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सी इच्छा मांगूं। अभी मैं कोई इच्छा नहीं मांगती हूँ, अपनी इच्छा मैं जरूरत आने पर पूरी कर लूंगी। अंजलि को दिशा की ये बात सही लगती है। उसके बाद चारों बहनें उसी गांव में रहने लगती है और अपने फलों की दुकान में काम करके गुजारा भी करने लगती है। एक दिन सावित्री और रूपा चारों बहनों को देख लेती है। अरे सावित्री, इन चारों को तो धक्के मारकर निकलवा दिया गया था, लेकिन ये अभी तक यहीं है। चल, मुखिया जी को यहाँ पर लेकर आते हैं। उसके बाद मुखिया जी चारों बहनों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। वो दोनों मुखिया जी को लेकर आती है। मुखिया जी चारों बहनों से कहते हैं, चारों को इस गांव से जाने का आदेश दे दिया गया था, फिर अभी तक तुम यहाँ क्या कर रही हो?
मुखिया जी, हम इस गांव से नहीं गए क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं थी। अगर गलती होती तो चुपचाप चले जाते। ये गांव हमारा भी है। इस गांव में हमारे माता पिता की यादें हैं। नहीं, तुम्हारी जैसी लड़कियों को मैं अपने गांव में नहीं रखूंगा। लेकिन मुखिया जी, हमने कुछ किया ही नहीं है। ये दोनों झूठ बोल रही हैं। अगर तुम्हारे पास खुद को सही साबित करने का कोई सबूत हो तो दिखाओ, वरना मेरे गांव से बाहर निकलो। दिशा अंजलि के पास जाती है और उसके कान में कहती है, दीदी, ये बिल्कुल सही समय है मेरे गोल्डन बालों से अपनी इच्छा पूरी करवाने का। मतलब? आप बस देखती रहो। उसके बाद दिशा मुखिया जी से कहती है, मुखिया जी, मैं आपको सबूत देती हूँ। मेरे साधारण बाल बन जा गोल्डन के बाल। और अगर ये दोनों आंटी हमारे बारे में झूठ बोल रही हैं, तो इनका मुंह काला कर दे। तभी उन दोनों औरतों का मुंह काला हो जाता है और गोल्डन के बाल से आवाज आती है, मुखिया जी, ये दोनों औरत इन चारों बहनों को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। ये चारों बहनें बहुत साधारण और नेक हैं। ये सब सुनकर मुखिया जी को बहुत गुस्सा आता है। तभी वो दोनों औरतें मुखिया जी से माफी मांगने लगती है। मुखिया जी, हमें माफ कर दो। हम दोनों से बहुत बड़ी भूल हो गई है। 4 लड़कियों के चरित्र पर सवाल उठाने से पहले तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे घर में भी बेटियां हैं। अगर उनके चरित्र पर कोई सवाल उठाए और झूठी बातें चलाएं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? शायद तुम्हें कुछ ना लगे, क्योंकि तुम्हारी खुद की हरकतें भी यही हैं। अगर माफी मांगनी है तो चारों बहनों से माफी मांगो। अगर इन चारों ने माफ कर दिया तो मैं तुम दोनों को कोई सजा नहीं दूंगा। वो दोनों चारों बहनों से माफी मांगती है। उनका दिल बहुत बड़ा था, इसलिए इतना सब कुछ होने के बाद भी चारों बहनें उन दोनों को माफ कर देती है। उसके बाद सब वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। गोल्डन बाल की वजह से हमारे ऊपर लगा इतना बड़ा इल्जाम झूठ साबित हो गया। अब हम इस गांव में सर उठाकर रह सकते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और चारों बहनें फिर से हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। गंजी राजकुमारी और बालों की बारिश। रानीगंज की राजकुमारी 25 वर्ष की हो गई थी, लेकिन अभी तक उसका विवाह नहीं हुआ था। राजा रानी को अपनी बेटी के विवाह की बहुत चिंता रहती थी। एक दिन राजा रानी से कहता है, पता नहीं हमारी बेटी की शादी कब होगी। अगर उस दिन तुमने गलत जड़ी बूटी नहीं खाई होती तो हमारी बेटी को बाल न आने की समस्या नहीं होती। मैं भी बस यही बात सोच सोचकर दुखी होती रहती हूँ। काश उस दिन जड़ी बूटी खाने से पहले मैंने किसी से पूछ लिया होता, फिर आज ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। राजा रानी की ये बातें राजकुमारी सुन लेती है। वो अपने कमरे में जाकर सोचती है, मेरी वजह से माँ पिताजी बहुत चिंता में रहते हैं। अब मेरी शादी नहीं हो रही है तो इसमें परेशानी की क्या बात है। मेरी शादी होना इतना भी जरूरी नहीं है। मैं इस बारे में माँ पिताजी से बात करूंगी। अगले दिन राजकुमारी राजा रानी के पास जाती है। माँ पिताजी, मुझे शादी नहीं करनी है। आप मेरे लिए कोई राजकुमार मत ढूंढिए। क्यों बेटी, अचानक तुम्हें क्या हो गया? बस ऐसे ही, मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी। ये क्या कह रही हो तुम? राजघराने में राजकुमारियों की शादी नहीं होती है तो प्रजा में बहुत गलत संदेश जाता है। पता है लोग क्या सोचेंगे कि राजा अपनी बेटी का विवाह नहीं करा पाए। विवाह ना करने का ख्याल तुम अपने मन से निकाल दो। राजा रानी की डांट सुन राजकुमारी अपने कमरे में चली जाती है। मैं तो माँ पिताजी की परेशानी कम करने गई थी, उल्टा मुझे ही डांट पड़ गई। वहीं दूसरी तरफ राजा रानी अपनी बेटी के विवाह के लिए योजना बना रहे थे। मेरे पास एक अच्छी तरकीब है। क्यों ना हम लड़के वाले को देखने ही ना दे कि हमारी बेटी के सर पर एक भी बाल नहीं है। लेकिन कैसे? यहाँ आसपास हर राज्य में पता है कि हमारी बेटी के सर पर बाल नहीं है। आसपास के राज्य से किसी राजकुमार को देखना ही नहीं है। अब हम अपनी बेटी के लिए दूर के राज्य के राजकुमार का रिश्ता देखेंगे। भला उन्हें क्या पता होगा, जब वो लोग हमारी बेटी को देखने आएंगे तो हम अपनी बेटी को सर पर पल्ला लेकर आने को कहेंगे। हाँ, सही कह रही हो। एक बार शादी हो जाए उसके बाद कोई रिश्ता नहीं तोड़ता है। कुछ दिनों बाद दूर किसी राज्य से एक राजा अपने बेटे के लिए राजकुमारी को देखने आता है। राजकुमारी जब उनके सामने आती है तो वो अपने सर पर पल्ला रख लेती है। ये देखकर राजकुमार के पिता कहते हैं, राजकुमारी ने अपने सिर पर पल्ला क्यों रख रखा है? दरअसल हमारे में रिवाज है
कि कुंवारी लड़की को कोई देखने आता है तो वो अपने सर पर पल्ला रख लेती है। रानी की इस बात को राजकुमार के पिता सच मान लेते हैं। वो अपने राजकुमार के लिए राजकुमारी का रिश्ता पक्का कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद राजकुमारी और राजकुमार का विवाह हो जाता है। राजकुमारी राजकुमार के सामने भी सिर पर पल्ला रखती थी। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता है। तभी एक दिन राजकुमार कहते हैं, तुम हमेशा अपने सिर पर पल्ला क्यों रखती हो? हमारे राज्य के सभी लोग बहुत खुले विचार के हैं। अगर तुम सिर पर पल्ला नहीं भी रखोगी तो कोई इस बात पर तुम्हें नहीं टोकेगा। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के लोग खुले विचार के हैं, लेकिन हमारे में शादी के कुछ सालों तक ऐसे ही सिर पर पल्ला रखते हैं। राजकुमारी की ये बात राजकुमार को कुछ अजीब लगती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहते और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद राजकुमारी अपने मन में सोचती है, मुझे राजकुमार से झूठ बोलने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करूं, माँ ने मुझे ये सब करने के लिए अपनी कसम दी है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। राजकुमारी नहाने जा रही थी। वो आसपास देखती है, उसे कोई नजर नहीं आता और वो अपने सिर से पल्ला हटा लेती है। तभी अचानक वहाँ राजकुमारी की सास इंदुमती आ जाती है और वो राजकुमारी को देख लेती है। ये देखकर इंदुमती को उस पर बहुत गुस्सा आता है। यानी तुम इतने दिनों से हम सबसे झूठ बोल रही थी, यहाँ तक कि शादी से पहले तुम्हारे माता पिता ने भी झूठ बोला। तुम सब ने हमारे साथ धोखा किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। दरअसल मेरी कहीं शादी नहीं हो रही थी, इसलिए मेरे माता पिता को ऐसा करना पड़ा। तुमने अपने माता पिता को ऐसा करने से नहीं रोका। मुझे खूबसूरत बहू चाहिए थी, इतनी खूबसूरत कि आसपास के किसी राज्य में मेरी बहू की तरह खूबसूरत कोई ना हो। तुम चेहरे से तो खूबसूरत हो, लेकिन तुम गंजी हो। मुझे ऐसी गंजी राजकुमारी को अपने महल में अपनी बहू बनाकर नहीं रखना है। मैं अभी राजा को तुम्हारी सारी असलियत बताती हूँ और तुम्हें तुम्हारे महल वापस भिजवाती हूँ। वापस कभी यहाँ आने की सोचना भी मत। मेरे से रिश्ता नाता तोड़ने से पहले एक बार राजकुमार से बात कर लीजिए, वो मुझे कहीं नहीं जाने देंगे। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मेरा बेटा मेरी सारी बात मानता है। अगर मैं उसे तुम्हें छोड़ने के लिए कहूँगी तो वो छोड़ देगा, इसलिए अपने मन से वहम निकाल दो। मैं कुछ महीनों बाद ही अपनी राजकुमार की फिर से किसी खूबसूरत राजकुमारी से विवाह करवा दूंगी। उसके बाद रानी राजा के पास जाती है। इस राजकुमारी और उसके माता पिता ने हम लोगों के साथ धोखा किया है। ये गंजी है, मैं इसको अपने महल में एक पल भी रहने नहीं दूंगी। आप इसे अपने महल से वापस लौटा दीजिए। ये मेरी बहू बनकर इस महल में नहीं रह सकती है। मुझे इससे कोई रिश्ता नहीं रखना है। राजा रानी को समझाते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनती। आखिर में राजकुमारी को अपने महल वापस जाना पड़ता है। अपने महल जाकर राजकुमारी बहुत रोती है और अपने माता पिता से कहती है, ये सब आप दोनों की वजह से हुआ है। धोखे से कभी कोई रिश्ता नहीं जुड़ सकता है। मैं पहले ही आप दोनों को ऐसा करने से मना कर रही थी। आज आप दोनों की वजह से मेरी वहाँ इतनी बेइज्जती हुई है। मैं इसके लिए आप दोनों को कभी माफ नहीं करूँगी। राजा रानी को भी अपने किए पर पछतावा होता है। राजकुमारी रोते हुए महल से बाहर जाती है। मैं अब कभी महल वापस नहीं जाऊंगी। वहाँ रानी माँ ने हमेशा के लिए मेरे से रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं। अब इस तरह मैं जिंदा कैसे रह सकती हूँ? मैं जंगल जाऊंगी और वहाँ किसी जंगली जानवर के सामने खड़ी हो जाऊंगी। वो जंगली जानवर मुझे मार कर खा जाएगा। मैं अब इन सबसे परेशान हो गई हूँ। पता नहीं गंजे होने की सजा मुझे क्यों मिल रही है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी हर बार मेरे साथ ही बुरा होता है। मेरे सर पर बाल नहीं है, इसमें मैं क्या करूं? राजकुमारी जंगल चली जाती है। तभी जंगल में जोर से बारिश होने लग जाती है, जिसकी वजह से राजकुमारी एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और वहाँ रोने लगती है। मैं तो यहाँ मरने आई थी, लेकिन यहाँ इतनी जोर से बारिश होने लग गई है, अब सारे जंगली जानवर अंदर छुप गए होंगे। तभी वहाँ एक आवाज आती है। क्या हुआ? तुम यहाँ मरने आई थी, लेकिन क्यों? कौन है? मेरे सामने आओ। एक परी राजकुमारी के सामने आती है। तुम तो राजकुमारी लग रही हो। तुम्हारे जीवन में किस चीज की कमी है जो तुम मरने की सोच रही हो? परी, मेरे जीवन में प्यार की कमी है। सब मेरे गंजे होने की वजह से मेरे से नफरत करते हैं। मेरी वजह से मेरी माँ पिताजी परेशान रहते हैं।
उनकी बातों में आकर मैंने अपने पति और अपने ससुराल में झूठ बोला। असलियत पता लगने के बाद सबने मेरे से रिश्ते नाते तोड़ लिए, इसलिए अब मैं जीवन से तंग आ गई हूँ। ये कोई बात नहीं हुई जिसकी वजह से तुम अपनी जान दे दो। ये जीवन है, सुख होंगे तो दुख भी होगा ही। सुख हर इंसान को अच्छा लगता है, लेकिन दुख में तुरंत सब हार मान जाते हैं। परी, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। मेरे से बहुत बड़ी गलती होने जा रही थी। तुम आसमान की तरफ देखो, मैं तुम्हें एक जादू दिखाती हूँ। राजकुमारी आसमान की तरफ देखने लगती है। तभी अचानक आसमान से बारिश की बूंदों के साथ बहुत सारे बाल गिरने लगते हैं। परी, ये तो असली बाल लग रहे हैं, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूं? हाँ, अब इसे तुम अपने सर पर रखो। अगले ही पल ये तुम्हारे असली बाल बन जाएंगे। राजकुमारी बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो अपने सर पर बाल रखती है और उसके असली लंबे काले घने बाल आ जाते हैं। ये देखकर राजकुमारी बहुत खुश होती है। यहाँ और भी बहुत सारे बाल हैं। इस गांव की प्रजा में बहुत ही अच्छी लड़कियाँ हैं जो तुम्हारी तरह गंजी थी। तुम उन सब के पास जाकर ये बाल दे देना। ठीक है परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस गांव में कोई भी लड़की अपने बालों की वजह से परेशान नहीं रहेगी। खुशी खुशी राजकुमारी अपने महल आ जाती है। महल आकर राजकुमारी अपने माता पिता को ये सब बताती है। अच्छा हुआ तुम्हारे बाल आ गए। मेरे बच्चे ने अपने बालों की वजह से बहुत परेशानियाँ झेली है। माँ, अब मैं प्रजा में जाकर उन लड़कियों की मदद करूँगी जिनकी मेरी तरह ही बालों की परेशानी है। परी ने मुझे और भी कई सारे बाल दिए हैं। मैं इस परेशानी से जूझ चुकी हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि हमारी प्रजा में कोई भी लड़की इस परेशानी का सामना करे। ये तुमने बहुत अच्छा सोचा है। उसके बाद राजकुमारी प्रजा में जाती है और लड़कियों की मदद करती है। इस तरह राजकुमारी के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है। तभी कुछ दिनों बाद राजकुमार महल में राजकुमारी से मिलने आता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ राजकुमारी। मैं अपनी माँ की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। अगर तुम मुझे पहले ही इस बारे में बता देती तो भी मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता। तुम व्यवहार से बहुत अच्छी हो और तुम्हारे अंदर मर्यादा भी है। राजघराने की लड़कियों का व्यवहार में अच्छा होना और मर्यादा में रहना ही जरूरी होता है। ये बात आपको इतने वक्त बाद पता चली है? मैं उसी दिन आने वाला था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे आने नहीं दिया और फिर अगले दिन मैं अपने पिता के साथ राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दे में व्यस्त हो गया। मुझे माफ कर दो। राजकुमारी राजकुमार की बात मान लेती है और उनके साथ महल चली जाती है। महल में राजकुमार की माँ रानी इंदुमती कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मेरे बेटे ने इसके लिए मुझे समझाया। मुझे अपनी गलती का एहसास है। राजकुमारी रानी इंदुमती को माफ कर देती है। इस तरह राजकुमारी के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो राजकुमार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।